नमस्कार, राम राम। आज एक ऐसे विषय पर बात करना चाहूँगा जिस पर अब बहुत कम चर्चा होती है। चूँकि ये हिंदू परंपरा और हिंदू मल्लयुद्ध का जो प्राचीन इतिहास रहा है उससे संबद्ध है और देश के कुछ ऐसे पहलवानों के बारे में है जिन्हें भुला दिया गया है या जिन्हें उस तरह से उतनी प्रसिद्धि नहीं मिली जितनी प्रसिद्धि के वे अधिकारी थे। इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस पर हम बात करें। आप जानते हैं कि 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में और 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में भारत में कुछ बहुत बड़े मल्ल योद्धा हुए थे। उनमें से कुछ नाम तो बहुत चर्चित हैं, लेकिन कुछ नाम जो हैं भुला दिए गए हैं। उनके बारे में अब कोई बात नहीं करता। जैसे गामा पहलवान के बारे में लगभग पूरी दुनिया जो है जानती है। भारत के लोग तो जानते ही हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि गामा विदेश गए थे जॉन बुल बेल्ट प्रतियोगिता में, और वहाँ जो है जेविस्को और इन सबको हराने के बाद जो है गामा विश्व प्रसिद्ध हुए। और गामा एक बहुत बड़े पहलवान थे, इसमें कोई शक या कहते हैं संदेह की कोई बात नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में लगभग सभी मुकाबले जीते थे। उन्हें कोई पराजित नहीं कर पाया था, ऐसा माना जाता है। यद्यपि एक दो लोग कुछ जो है दावा करते हैं कि इस पहलवान ने उन्हें हरा दिया था। मैंने अपने जीवन में ऐसा कुछ नहीं, कहीं ऑथेंटिक सोर्स से मैंने कहीं नहीं पढ़ा। लेकिन आज जिस पहलवान की मैं बात करने जा रहा हूं वो भारतीय मल्ल परंपरा के एक महावीर, महान योद्धा, महाबलशाली थे, जिनका नाम था मंगला राय। मंगला राय पूर्वांचल गाजीपुर में मुसाहिब गांव में पैदा हुए थे। उनके पिता रामचंद्र राय भी एक बड़े पहलवान थे और उन दिनों रंगून में जो है नौकरी करते थे। 1916 में उनका जन्म हुआ था। रंगून में जब मंगला राय किशोर थे तभी जो है वह अपने पिता के पास चले गए थे। हालांकि उनकी नौकरी जो है पुलिस में हो गई थी, लेकिन उसको छोड़ करके वे वहाँ गए और अपनी जो मल्ल युद्ध की जो विरासत थी उसे आगे बढ़ाने के लिए वे आगे आए। तब वहाँ पर एक तिवारी जी थे जो बहुत बड़े गुरु थे। उन्होंने ही मंगला राय की जब कद काठी देखी, जो कि एक भीमकाय शरीर और सुघड़ शरीर के स्वामी थे, तब उन्होंने उनको पहलवानी के गुर देने शुरू किए। कठोर श्रम, 9 किलोमीटर की दौड़, 4000 दंड बैठक, 2500 2500 पुशअप्स और उसके बाद अनेक पहलवानों से जोर करते हुए मंगला राय जो है अपने शरीर को तपा रहे थे। 3-4 वर्ष की कठोर साधना और ट्रेनिंग के बाद जब वे भारत लौटे, और भारत लौटने से पहले रंगून में उन्होंने वहाँ 2-4 जो प्रसिद्ध पहलवान थे उन सबको धूल चटा दी थी। भारत लौटने के बाद मंगला राय ने सबसे पहले देश के सुप्रसिद्ध पहलवान मुस्तफ़ा को चुनौती दी। उनकी चुनौती जब सामने आई तब लोगों ने कुछ आश्चर्य से देखा और उसे गंभीरता से नहीं लिया। मुस्तफ़ा स्वयं जो था उसने भी उसे परिहास के रूप में लिया कि यह कोई नौसिखिया है जो मुझे चुनौती दे करके अपना नाम प्रसिद्ध करना चाहता है। लेकिन जब अखाड़े में मुस्तफ़ा उतरा तब हाथ मिलाते हुए और दो हाथ करते हुए उसे यह अनुभव हो गया कि सामने कोई छोटा मोटा पहलवान नहीं है, बल्कि एक ऐसा महाबली योद्धा है जिसे पटकना बहुत टेढ़ी खीर है। और उल्टा हुआ। कुछ ही देर में मंगला राय ने मुस्तफ़ा को धूल चटा दी और उसके बाद उनका नाम जो है भारत में जंगल में आग की तरह फैला कि एक युवा महाबली योद्धा आया है जिसने मुस्तफ़ा को हरा दिया है। उसके बाद धीरे धीरे इस देश में बड़े पहलवानों से उनकी कुश्ती होने लगी और हर कुश्ती में वे विजेता होते चले गए। कुछ ही बरस के बाद उनका पाकिस्तान के सुप्रसिद्ध पहलवान मोहम्मद गौस, जो कि रुस्तमे पाकिस्तान था और फ़ख्र हिंद भी उसे कहते थे, उसके साथ कुश्ती हुई और मोहम्मद गौस को पराजित करने के बाद मंगला राय हिंद केसरी कहलाए, जिनकी तूती बोलने लगी। मंगला राय एक विशालकाय पहलवान थे जो 6 फुट 3 इंच उनकी लंबाई थी। हालांकि कुछ लोग 6 फुट 5 इंच भी कहते हैं। और उनका वजन 130 से 140 किलो का था। वे विशुद्ध शाकाहारी थे और नियमित जीवनचर्या वाले थे। भारत की मल्ल परंपरा में डूबे हुए उतने ही विश्वासी हनुमान जी के परम भक्त और उस मल्ल परंपरा को आगे बढ़ाने वाले साधक पहलवान के रूप में जाने जाते हैं, जो अपने जीवन में कभी पराजित नहीं हुए।
मंगला राय के बारे में यह माना जाता है कि 95% मुकाबले उन्होंने जीते, और जिन मुकाबलों में वे जीत नहीं सके उन मुकाबलों में भी उन्हें पराजय का मुंह नहीं देखना पड़ा, बल्कि जो भी सामने आया तो वह ऐसे 2-4 मुकाबलों में जो है भिड़ंत बराबरी पर छूटी। भारत के ही केसरी सिंह और टाइगर जोगिंदर सिंह जैसे पहलवान को भी उन्हें हराने का श्रेय मंगला राय को जाता है। हालांकि केसरी सिंह के बारे में यह कहा जाता है कि वे भी अपराजित थे, लेकिन एक दो सोर्सेस से यह पता चलता है कि केसरी सिंह के साथ हुए युद्ध में, मल्ल युद्ध में, मंगला राय विजयी रहे थे। 47 वर्ष की आयु में जब मेहरुद्दीन नाम के एक पहलवान ने बहुत लोगों को चुनौती दी और उस तरह से चुनौती को किसी ने स्वीकार करने से मना कर दिया, तब 47 वर्ष की आयु में कलकत्ता में मंगला राय 27 वर्ष के फड़कते हुए जवान से भिड़ने के लिए अखाड़े में उतर गए, और वह कुश्ती अनिर्णीत खत्म हुआ, जबकि अधिकांश लोगों का मानना है कि उस कुश्ती में भी भारी मंगला राय ही पड़े थे, जबकि वे 47 वर्ष के हो चुके थे। और आप कल्पना कर सकते हैं कि 47 वर्ष की आयु में पहलवान का शरीर ढलने लगता है, उसकी फूर्ति और उसकी शक्ति उस तरह से नहीं होती है जिस तरह से कि 20, 25, 30, 35 वर्ष के पहलवान की होती है। मंगला राय के बारे में और इस तरह के जितने बड़े पहलवान हुए जो कि गंगा के मैदानी इलाकों में हुए हैं, उनके बारे में आज बहुत कम लोग जानते हैं, या भारत में उनकी प्रसिद्धि भारत के ही कुछ क्षेत्र विशेष के पहलवानों के मुकाबले बहुत कम है, जबकि वे बहुत बड़े पहलवान थे और अपने जीवन में अपराजेय रहे, उन्हें कभी कोई हरा नहीं पाया था। इसलिए मेरा यह छोटा सा प्रयास है कि हम उन सभी पहलवानों के बारे में जानें, भारतीय मल्ल परंपरा के उन योद्धाओं के बारे में जानें जो अनसंग रह गए, जिन्हें आज बहुत कम लोग जानते हैं। उनके गांव खेड़े के लोग और आसपास के लोगों तक ही उनकी जानकारी रह गई है। मंगला राय की एक बड़ी बात यह भी थी कि उन्होंने जिन जिन लोगों को शिष्य बनाया उन सबको अपने खर्चे से अपने अखाड़े में रखते थे। वे शिष्य जब कोई दंगल लड़ने जाते थे और दंगल में जीतते थे तो उन्हें जो पुरस्कार राशि मिलती थी उस राशि को भी वे उन्हें खर्च करने नहीं देते थे, बल्कि अपने ही खर्च से उनको पालते पोसते थे। और हम यह भली भांति जानते हैं कि किसी भी पहलवान का जो डाइट होता है, जो उसकी लाइफस्टाइल होती है, उसे चलाने के लिए बहुत अधिक खर्चे की आवश्यकता होती है। अगर वह शाकाहारी है तब भी उसके आहार में दूध, बादाम, घी, इन सब का बहुत ज़्यादा इंटेक होता है, और ये सब कोई सस्ती चीज़ें नहीं हैं। मंगला राय 60 वर्ष की आयु में उनका देहांत हुआ। मृत्यु से पहले एक दुखद बात यह हुई कि उन्हें मधुमेह की बीमारी हो गई थी। उन्होंने जब कसरत करना एक समय के बाद छोड़ दिया, तब धीरे धीरे वे अत्यंत कमज़ोर हो गए थे, और 60 वर्ष की आयु में उनके शरीर के बहुत सारे अंगों ने काम करना बंद कर दिया था और उनकी मृत्यु हो गई। यह मृत्यु लगभग वैसी ही है जैसी गामा पहलवान की हुई थी। गामा अपने अंतिम वर्षों में बहुत अशक्त हो गए थे। कहा जाता है कि वे इतने कृशकाय और इतने कमज़ोर हो गए थे कि अपने बदन पर पड़ी हुई मक्खी तक नहीं हटा पाते थे। हालांकि मंगला राय की वैसी कोई स्थिति नहीं हुई थी, लेकिन तब भी उनकी दुखद मृत्यु हुई, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि उन्हें मधुमेह हो गया था और वे अत्यंत ही कमज़ोर हो गए थे। लेकिन बात यह है कि हम एक ऐसे पहलवान को याद करें भारतीय मल्ल परंपरा में, जिसका स्थान एक सूर्य की तरह चमकता है, जो कभी भी अपने जीवन में हारा नहीं, लेकिन एक सेलेक्टेड ऑडियंस या जनता जिसे हम कहते हैं, जो मल्लयुद्ध में जिसकी रुचि है, केवल वही उन्हें जानता है। जबकि पश्चिमी भारत के या पाकिस्तान के कुछ ऐसे पहलवानों के बारे में एक बहुत बड़ा समाज जानता है और मानता है कि केवल वही बड़े पहलवान थे। जबकि सच ये है कि गंगा के मैदानी क्षेत्र में भारत में बहुत बड़े बड़े मल्ल योद्धा हुए हैं जो अपरिचित रह गए, या संसार उनके बारे में उस तरह से नहीं जानता है जिस तरह से कि उन पश्चिमी भारत के या पाकिस्तान के पहलवानों के बारे में जानता है। चूंकि इस क्षेत्र में आत्म प्रशस्ति या उस तरह से प्रचारित करने का भाव भी कभी नहीं रहा। ये उस साधु परंपरा, उस ब्रह्मचर्य की परंपरा और भारत में जो मल्ल युद्ध की जो प्राचीन विरासत है, जिसमें कठोर अनुशासन और एक
चुपचाप उसकी साधना करने का जो भाव होता है, उस भाव को फॉलो किया जाता था या उसका पालन किया जाता था, इसलिए ये उस तरह से चर्चित नहीं हो पाए। लेकिन सच यही है कि ये सभी बहुत बड़े मल्ल योद्धा थे, जो अपने जीवन में कभी नहीं हारे थे। मैं इस पर एक श्रृंखला लेकर के आना चाहता हूँ, ताकि भारत के गंगा के मैदानी इलाकों में जो ये पहलवान हुए हैं, इन सब के बारे में आपको बता सकूं, ताकि आप भारत के महान मल्लवीरों से परिचित हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आशा करता हूं कि मेरा यह वीडियो आप देखेंगे और प्रचारित भी करेंगे, ताकि अन्य लोग भारत के इन मल्लवीरों से परिचित हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।